हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील वर्मा, केमिस्ट्री फैकल्टी अचीवर क्लासेस। आज मैं सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे हम आपसे। साथ साथ मैं नेक्स्ट वीक से फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा। सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन होगा, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, उसके बाद काइनेटिक्स होगा। इस टाइप से हम टॉपिक लेकर के चलेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम शुरू से लास्ट तक चलेंगे लेकर के। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको इंट्रोडक्शन के बाद हम उनका नॉमेनक्लेचर, फिर उनकी हम आइसोमेरिज्म के बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसके बाद हम टॉपिक वाइज वन बाय वन बात करेंगे आपसे। हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो लगातार होंगी, आपको कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना होगा और आपको क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का ले रहे हैं। वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि एक आध मिनट आपको हम इसके बारे में बताएं। पहले जब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तो एक थ्योरी पढ़ी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ती है हमको। तो इनका कहने का मतलब था कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग बीइंग से ही ऑब्टेन किया जा सकता है, उसको लैब के अंदर किसी भी टाइप से सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस की दी हुई थी, लेकिन एक जर्मन साइंटिस्ट थे वोहलर, जिन्होंने लैब के अंदर सबसे पहली बार यूरिया का फॉर्मेशन, मतलब एक्सीडेंटली हो गया, अमोनियम साइनेट को हीट कर रहे थे। अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया उन्होंने तो वहां पे यूरिया का फॉर्मेशन हुआ सबसे पहली बार लैब के अंदर। इन दोनों को देखें तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं। इन दोनों में 2 नाइट्रोजन है, इसके अंदर भी 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। इन दोनों के अगर आप देखें तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या है बेटा, सेम है। तो अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ये खुद आइसोमर कहलाते हैं। मतलब अमोनियम साइनेट और यूरिया आइसोमर है। यूरिया की जहां तक हम बात करें तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बेटा, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक भी, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये आयोनिक कंपाउंड है। तो लैब के अंदर पहली बार बनने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो यूरिया है। तो फर्स्ट टाइम यूरिया का फॉर्मेशन जब लैब के अंदर हुआ तो वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, ठीक। उसके बाद कोल्बे नाम के साइंटिस्ट, ये भी जर्मन साइंटिस्ट है, कोल्बे नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन किया। और एस्टिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, इसको इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाया। मतलब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिला करके बनाया। बाकी धीरे धीरे लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे और आपको मालूम है कि इस टाइम करीब 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इसको कॉपी कर लें आप, फिर मैं आगे इसके बारे में बातचीत करता हूं आपसे। तो सबसे पहली बात यह कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन एक एसेंशियल पार्ट है। इसकी हिस्ट्री में नहीं जानते हैं कि किसने कहा कि कार्बन एक एसेंशियल पार्ट है, लेकिन हमको थोड़ा सा जानना है। अब रही बात कार्बन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट में भी पाया जाता है। तो क्या ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? सबसे बेसिक बात हम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है उसके बारे में हम बातचीत करें, फिर इनको किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में हम बातचीत करें। तो वन बाय वन हम देखते जाएंगे इसको। देखें, अगर कोई कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, सिर्फ ये 2 लोग हों, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन को हम ऐसे लिखते हैं, RH से लिख सकते हैं।
जिसके अंदर जो R का जो फॉर्मूला है वो CnH2n+1 है। तो ये हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से अगर हम H को रिप्लेस कर दें और उसकी जगह पे कोई दूसरा एटम या ग्रुप एटम लगाएं, जैसे हमने यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। हमने H हटा करके रिप्लेस करके OH लगा दिया, तो ये जो कंपाउंड बना ये OH की वजह से अल्कोहल कहलाएगा। यह हमने H हटा करके NH2 ग्रुप लगा दिया। इस टाइप से आप हाइड्रोकार्बन से और हाइड्रोकार्बन से कोई डेरिवेटिव बना करके, मतलब अगर हम डिफाइन करें इसको, तो हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हो गया और इनके डेरिवेटिव्स जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी होती है वो जहां पे करते हैं उस ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, या आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक डिफिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, हाइड्रोकार्बन हो या फिर उनके डेरिवेटिव हो। अगर ऐसे कंपाउंड होते हैं तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जिस ब्रांच के अंदर इसको हम पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में हम स्टडी इसको करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, तो इसको हम हटा रहे हैं, हटा दें। चलिए अब बात थोड़ी सी हम करते हैं, 1 मिनट। हम अब बात करना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग ब्रांच में क्यों पढ़ते हैं। तो बात यह है कि इनकी एक सेपरेट ब्रांच इसलिए है क्योंकि इनके बहुत सारे कंपाउंड हैं, एक बात। दूसरी बात, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। इस वजह से हम इनको अलग पढ़ना चाहते हैं। अगर हम और बात करें तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आपने 10th क्लास में फंक्शनल ग्रुप के बारे में जाना है। इनका जो स्टडी का तरीका होगा, इनको फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम अलग अलग करके इनको स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम अलग से पढ़ाई नहीं करते हैं। एक आइसोमरिज्म एक टर्म है, आइसोमर एक टर्म है। कहने का हमारा सिंपल सा मतलब यह है कि एक कंपाउंड है जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ है और उसको हम कई डिफरेंट स्ट्रक्चर से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अरेंजमेंट वाइज उनको अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि ज्वाइनिंग की बेसिस पर कि उनका बॉन्डिंग किस टाइप से हुए, इस बेसिस पर उनको हम तमाम डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइसोमर कहलाते हैं ऐसे लोग। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म में। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे कंपाउंड हैं और ये जो बहुत सारे कंपाउंड हैं इसका भी एक रीजन है कि इतने सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों हैं। तो अगर आप देखें तो एक पॉइंट आपने सबसे पहले पढ़ रखा था, 10th स्टैंडर्ड में ही इसको जाना होगा, कैटनेशन प्रॉपर्टी। एक तो कैटनेशन की वजह से इनके बहुत सारे कंपाउंड हैं। दूसरी बात अगर हम करें कि ये जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो हाइड्रोजन के साथ हैलोजन में फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते होंगे ये लोग। तीसरी बात यह है कि इनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी है। आप देखें तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, आपके देख लीजिए।
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, सल्फर के बीच में भी डबल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड देख रहे हैं आप, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जो इनकी टेंडेंसी है, जिस वजह से भी इनके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिनकी वजह से भी इनके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। और आइसोमर वाली जो बात थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूले जो इनके हैं तो सेम रहते होंगे, लेकिन उनको तमाम बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता होगा। तो ये जो इनकी खास बात है, इनकी जो खूबियां हैं, जिस वजह से इनका एक अलग ब्रांच है जिसके अंदर हम इनको पढ़ते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। यहां तो बात अगर हो गई हो तो हम कैटनेशन के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। यहां पे ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है कि हमको बस इतना समझना है कि हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की इनकी टेंडेंसी है। ये नहीं कि कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड बनेगा ही, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ही। कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। इस टाइप से मल्टीपल बॉन्ड बनाने की इनके अंदर टेंडेंसी है। आइसोमरिज्म की इनकी खास बात है, आइसोमर पाए जाते हैं इनमें। तो इसके बारे में तो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इस टाइम खाली हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए इसको, कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन सेम टाइप के एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग है। इसमें इस टाइप का बॉन्ड बनता है, सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी के अंदर खास बात यह है कि जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है ये इन जनरल बात करें तो नॉन मेटल में मिलेगी, एक बात। दूसरी बात अगर हम करें तो ये जो कैटेनेशन पावर या प्रॉपर्टी है इनकी, ये बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। और तीसरी बात अगर हम करें तो ये डायरेक्ट बॉन्डिंग है इन बिटवीन सेम एटम। तो जो डायरेक्ट बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है सिमिलर एटम के बीच में है, जिसकी वजह से होता क्या है, चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्रांचेस आ जाती हैं, ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ रहा ना आपको? तो जो चेन बनाने की टेंडेंसी है कार्बन के अंदर, रिंग बनाने की जो टेंडेंसी है, ब्रांचिंग की जो टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी ही कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड है, बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड है। और कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें 14 ग्रुप में तो कार्बन आएगा और 14 ग्रुप में ही सिलिकॉन है। 15 ग्रुप में बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस है। 16 ग्रुप की बात करें तो हम ऑक्सीजन और सल्फर है। देखें आप ऐसे देख ले, सबसे कम ऑक्सीजन में है, फिर उससे ज्यादा नाइट्रोजन नाइट्रोजन में, फिर फास्फोरस फास्फोरस में, फिर सल्फर और सल्फर के बीच में, फिर सिलिकॉन और सिलिकॉन, कार्बन और कार्बन। मतलब सबसे ज्यादा अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें, हम बॉन्ड एनर्जी की बात अगर करें किलो जूल पर मोल के टर्म में, हम डेटा नहीं दे रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी अगर देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड की है, फिर सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में है, सल्फर और सल्फर में इनकी अप्रोक्सीमेट बराबर है सिलिकॉन और सल्फर में। फिर फास्फोरस और फास्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की बात करें, देन हम लास्ट में ऑक्सीजन की बात करें। इनकी 347 किलो जूल पर मोल है, इनकी 226 के अप्रोक्सीमेट है इनका। खैर हमको डेटा पे नहीं जाना है, हमको बस इतनी बात ध्यान रखना है कि कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो मैक्सिमम है, जिस वजह से इनकी कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम है। तो
इसका मतलब इनके अंदर चेन बनाने की, रिंग बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा है। अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन 14 ग्रुप के एलिमेंट है, आपको पता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ आप देखें कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, CO2 में ही डबल बॉन्ड बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड में बन जाता है। तो CO तो पॉसिबल है, SiO पॉसिबल इसीलिए नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, तो स्मॉल साइज की वजह से इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक, जबकि सिलिकॉन का साइज क्या है, बड़ा है, जिस वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है। खैर, यहां तक हमने बातचीत कर ली। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन या जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट जो एटम है, उनके साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इनके अंदर बहुत है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी बहुत है। और रही बात आइसोमरिज्म वाली बात कि एक ही कंपाउंड को अलग अलग स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इनकी अलग ब्रांच। और रही बात इंपॉर्टेंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपको पता है हम अगर कुछ खाते हैं तो खाने में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंजाइम्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हार्मोन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम कपड़े की बात करें, हम क्या पहनते हैं, तो अगर हम देखें सिल्क को देखें तो सिल्क क्या है, नेचुरल आपका प्रोटीन है। कॉटन क्या है, सेलुलोज से, जो कॉटन है आपका वो सेलुलोज से बना हुआ है। अगर हम पॉलीमर की बात करें तो डेक्रॉन हो गया, ऑर्लोन हो गया, नाइलॉन, क्या कहते हैं आपका टेरिलीन हो गया। तो जो पॉलिएस्टर है जो हमारे, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे अगर हम बात कर लें, ड्रग्स में बात करें तो एंटीपायरेटिक हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, सिडेटिव्स हो गए, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो ऑर्गेनिक है। एक्सप्लोजिव भी बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक हैं। एक टॉपिक है पॉलीमर। तो पॉलीमर के अंदर इन जनरल हम जो भी यूज करते हैं अपनी लाइफ में, वो सब बेस्ड है इस बात पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली वो। यहां तक बात हो गई बेटा। तो हमने अभी तक ये जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, और हमने जाना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग से ब्रांच क्यों है, क्यों हम अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। अगर बात यहां पे हो गई हो तो हम इसको हटा रहे हैं। अब हम सीधे बात करेंगे कि कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अलग अलग किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब हम आपको बताएंगे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इनको किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में एक तरीका होता है हमारा इनको रिप्रेजेंट करने का, बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। एक हमारा कंडेंस फॉर्मूला होता है और एक हमारा डैश फॉर्मूला होता है। ठीक, तो बॉन्ड लाइन में हम देखें जरा, ये लिखा, इसका अंदर इसमें दो कार्बन है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। कंडेंस फार्मूले में कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखा दीजिए और कार्बन के साथ डायरेक्ट आप हाइड्रोजन को अटैच कीजिए, ये लिख दिया। कार्बन की वैलेंसी आपको मालूम है 4 है, 1 तो हो ही चुकी है कार्बन के साथ, 3 हमारी वैकेंट है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया और इसी तरह से यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिया, ये इथेन हो गया। तो जो इथेन को हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और डैश फार्मूले में क्या होता है कि हर एक बॉन्ड को हमको अलग से दिखाना होता है।
कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाना है और कार्बन हाइड्रोजन के भी सारे बॉन्ड को हमको ड्रॉ करना है। तो ये लिख दिया। बस थोड़ी सी आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले कार्बन देखें, 1 2 3 4 कार्बन की यहाँ पे चेन है, 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन को देखें, टर्मिनल के जो कार्बन होते हैं अगर सिंगल बॉन्डेड हैं तो 3 हाइड्रोजन वहां पे लगाने हैं आपको। एक वैलेंसी हो गई और 3 बाकी थी, तो 3 यहां पे लिख दी, 3 यहां पे लिख दी। इस कार्बन को देखें तो 2 वैलेंसी इसकी हो गई हैं, तो 2 बाकी हैं, 2 हाइड्रोजन यहां लगा दिया, इसी तरह से 2 हाइड्रोजन यहां पे लगा दिया। ठीक, अब यहां पे देखें, यहां पे हमको कार्बन और हाइड्रोजन के भी बॉन्ड को दिखाना है। ये तीनों हाइड्रोजन यहां पे दिखाया, ये तीनों हाइड्रोजन यहां पे दिखाइए आप। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर अगर हम बात करें, एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, तो साइक्लिक कंपाउंड यहां पे देखें कि 3 मेंबर्ड रिंग है आपकी, दिखा दिया हमने। 2 हाइड्रोजन यहां पे 2 है तो 2 वैलेंसी हो गई, 2 बाकी है, 2 यहां लिख दिया। यहां पे क्या करना है, हाइड्रोजन और कार्बन के भी बॉन्ड को आप दिखाएं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन, फिर उनको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उनको डैश फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। अब जरा हम बात करें ब्यूटीन 2 की। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये लिख दिया। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ब्यूटीन 2 है। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड है एक यहां पे। अभी इसके बाद हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की भी बारे में बात करेंगे। 1 2 3 एंड 4, यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया, इसके बीच में एक पाई बॉन्ड लगा दिया। अब देखें 3 वैलेंसी आपको दिखाई दे रही होंगी हाइड्रोजन की, कार्बन की, एक हाइड्रोजन बाकी है तो एक हाइड्रोजन लगा दिया। सेम केस यहां पे इस कार्बन का, 2 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड ये, बाकी कितना बचा, एक, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड को आपको दिखाना है। कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड आपको दिखाना है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का भी बॉन्ड आपको दिखाना है यहां पे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ब्यूटीन, है ना। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये ले लिया। अब इसको देखें, नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले देखें, यहां पे कितने कार्बन है टोटल। तो एक कार्बन आपका ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया 2, ये 3 हो गया और ये कितने हो गए 4, है ना भैया, 4 कार्बन है। तो यहां लिख दिया 1 2 3 एंड 4, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन को देखें, 3 वैलेंसी है और ये 4 वैलेंसी, तो यहां पे हाइड्रोजन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। 3 और ये 4 हो गया, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन यहां लगा दें और 3 हाइड्रोजन यहां लगा दें। यहां पे सब अलग अलग आपको दिखाना है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। इसको कॉपी कर लें, फिर हटा दें। इसको हटा रहे हैं हम। सबसे कॉर्नर में बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखेंगे, मिडिल में हम कंडेंस फार्मूला लिखेंगे और लास्ट में इधर हम डैश फार्मूला लिखेंगे, इसलिए सब हटा दे रहे हैं। अब देखें जरा, ऐसे लिख दिया। अब देखें इसको, कितने कार्बन हैं चेन में, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और इस नंबर वाले से इससे एक कार्बन और लगा हुआ है। बाकी
अब हाइड्रोजन आपको रखना है सिर्फ। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, कॉर्नर पे हमने बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिखने हैं आपको। तो 3 हाइड्रोजन ये हो गया, 3 हाइड्रोजन हमारे ये हो गया। इस कार्बन को देखो 2 वैलेंसी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब 1 2 बाकी है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया। 1 2 3 3 बॉन्ड बना रखा है इसने, जितने बॉन्ड बना रखा है बाकी जितना 4 में हो उतना हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 हाइड्रोजन। हो गया। इसको देखें 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सेकंड वाले से आपको ऑक्सीजन लगा देना है। अब इस जो कॉर्नर वाले दोनों लोग हैं इसको देखें, सिंगल बॉन्डेड है, इसका 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी लगाना है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 लगा दिए। इस कार्बन को देखो चारों वैलेंसी इसकी फुलफिल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रखना है आपको। सेम यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ये ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। हो गया आपका। इस कार्बन को देखें, इस 6 कार्बन की 2 रिंग है, तो रिंग देख लें आप पहले। 6 कार्बन की बना दी हमने, ये आपकी 6 कार्बन की रिंग हो गई। फिर इससे कार्बन और अटैच है, इस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है। इतना समझ आ रहा है? बाकी अब हाइड्रोजन आपको रखना है खाली। यहां पे कितने? 2 हो गई, 2 बॉन्ड बना रखिए, 2 बाकी, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दो। 2 बॉन्ड बन रही है, 2 बाकी हाइड्रोजन से बना दो, 2 यहां पे हाइड्रोजन से बना दो। बोलो, इस कार्बन को देखो 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब कितने की जरूरत है? यहाँ पे 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2 हाइड्रोजन की जरूरत हो। ये हो गया आपका। सेम आपको सारे बॉन्ड को दिखाना है, मतलब इवन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी बॉन्ड को आप दिखाएं। बाकी अब हाइड्रोजन आप दिखा दीजिए यहाँ पे 1 2 1 2 1 और ये 2 1 और 2, यहां पे 1, यहां पे 2 हो गया। कर लेंगे। इधर देखें इसको, 1 2 3 रिंग में 1 2 और ये 3 की रिंग हो गई। फिर देखें, एक रिंग ये हो गई और इससे सेम केस है, ऊपर जैसा है बिल्कुल, रिंग से वो अटैच है यहाँ पे। इस कार्बन को देखें 1 2 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2, यहाँ पे कितने? 2, यहाँ पे कितने? 2, यहाँ पे कितने? 2। सॉरी, हो गया। अब देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड आपको दिखाना है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे थे, 2 बाकी थे, 2 हाइड्रोजन लगा दिए हमने। 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक कम था, 1 हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पे 1 2 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए। हो गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लें। एक कर लेंगे अब आप। अच्छा, एक आध एग्जांपल और देख लें। कार्बन समझ में आ रहा है? इनके बीच में एक पाई बॉन्ड लगा दिया। अब देखो, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो एक कार्बन यहां लिखा, एक कार्बन यहां लिखा और फिर ये यहां तक हो गया। इन दोनों कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड लगा दिया, इनके बीच में एक पाई बॉन्ड ये लगा दिया। अब क्या करना है आपको? हाइड्रोजन यहां पे रखना है बस। इस कार्बन को देखो तो 4 वैलेंसी इसकी हो चुकी है, इसकी भी 4 हो चुकी है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं रखना है आपको। इस कार्बन को देखो 1 2 3 एंड 4, ये भी 4 हो गई, ये भी 4 हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इस कार्बन को देखो, कॉर्नर का कार्बन है और एक बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे रखने हैं। यही कॉर्नर का लेकिन डबल बॉन्ड के साथ है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखने हैं। यहाँ पे भी सेम केस, यहाँ पे कितना? 3। अब अगला स्ट्रक्चर जो आप डैश फॉर्म में लिखेंगे या
तो अब कार्बन हाइड्रोजन की भी बॉन्ड को आप दिखा दीजिएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन नोटेशन उनके कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उनको डैश फॉर्म से कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें आपने सीखी हैं। अब इनको इसके बाद हम थोड़ी सी बात, अभी हमने कहा कि ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, अभी इस टाइप की बात हम कर रहे हैं आपसे। तो एक क्वेश्चन लिखें आप, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, हटा रहे हैं, लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा पाई का कैलकुलेशन देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको भी सिग्मा पाई बॉन्ड या 10 से डायरेक्ट आए हैं, तो उनको भी सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं पता होगा। देखें जरा, अगर किन्हीं दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बना होता है तो उसको हमको मालूम है कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। हम आगे केमिकल बॉन्डिंग जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। अनपेयर्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। पहली बार सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। सिग्मा बॉन्ड बन जाने के बाद जब सेकेंड ओवरलैपिंग होती है, मतलब दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है। एक तो सिग्मा पहले बन ही चुका था, देन फिर पाई बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो सिर्फ सिग्मा हमारे लिए, अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा होगा और एक हम पाई काउंट करेंगे। इसी तरीके से अगर जब पहली बार बॉन्ड बना होता है सिग्मा, थोड़ा और क्लोज आते हैं तो ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से, और जब तीसरा बॉन्ड बनता है तो वो भी पाई बॉन्ड बनता है। अब इसके बारे में वही बात करेंगे कि न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पैरेलल होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब इसके बारे में बातचीत यहां नहीं करेंगे, इस टाइम काउंट करना है। तो हम देखें, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। इतना हमको ध्यान देना है, ठीक। इतना हो गया, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक। अब कुछ एग्जांपल ले रहे हैं कि सिग्मा पाई बॉन्ड में आप देखें कैसे काउंट करेंगे इसको हम। CH3 और ये CH3, बहुत छोटा सा एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे और पाई बॉन्ड लिखेंगे, और फिर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखें, यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड यहां पे है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, इनको काउंट करने का तरीका क्या है, कैसे आप काउंट करेंगे? कितने बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं? एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन हाइड्रोजन जो अटैच है कार्बन से, वो हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्डेड है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब आप हाइड्रोजन को काउंट कर लें, 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हो गया सिग्मा, तो 7 हो गया आपके हमारे सिग्मा बॉन्ड। नहीं समझ पाए? जैसे हम एग्जांपल लें दूसरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, इसमें हमको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो आप देखें कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 एंड 3। एक ही पाई बॉन्ड है तो यहां पे लिख दिया 1 पाई बॉन्ड। 3 तो सिग्मा दिखाई दे रहे हैं आपको, बाकी कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है। 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 हो गए, और 5 और प्लस 3 8 हो गए, 1 2 3 11 हो गए। तो यहां पे कितना आ गया? 11 आ गया। आगे देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। 1 बाई 1 एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन के टर्म में भी क्वेश्चन देंगे, आप उसको उसमें कैलकुलेट करना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो देखिए पहले आप 1 2 3 एंड 4
4 तो आपको सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अच्छा पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3, 3 तो पाई बॉन्ड हो गए आपके, ठीक। 1 2 3 4 सिग्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 ये 4 5 मतलब हाइड्रोजन वाले, 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड, और ये 4 दिखाई दे रहे हैं 10। तो ये हो गया आपका 10/3। समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। जरा इसमें देखें। अच्छा ये बेंजीन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। भाई कार्बन को देखें, इस कार्बन को 1 2 3 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड बचा तो क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन होगा। चलिए 3 पाई बॉन्ड आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, तो 3 पाई बॉन्ड लिख दिया हमने। अब सिग्मा बॉन्ड की बात करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सिग्मा ये हो गए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और 6 हाइड्रोजन वाले, तो कितने हो गए बेटा 12। तो ये हो गया आपका 12/3। आगे देखते हैं, ये बेंजीन था, ये नेफ्थलीन देख लें। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है यहां पे। अच्छा यहां पे देखें, इस कार्बन को देख लें, 1 2 3 4, इसकी सारी वैलेंसी कार्बन से ही कंप्लीट हुई है, तो यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं। एक बात, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 7 और 8 तो हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड थे। यहां से कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 8 19 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। एक और देख लें, इसी में नीचे हो गया होगा, समझ गए। इसी में एक रिंग और बढ़ा दे रहा हूं, इसी में एक रिंग एंथ्रासीन का एग्जांपल लिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए हमारे पाई बॉन्ड। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 और प्लस 10 26, और ये हो गया हमारा 26/7। कॉपी कर लीजिए। हटे, सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे, पाई बॉन्ड लिखेंगे, फिर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का हम रेशियो लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारे कंपाउंड थे। अब हम इस साइड में सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे, इधर हम पाई बॉन्ड लिखेंगे, और हम सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो निकालेंगे, ठीक। अच्छा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाँ तो 4 हाइड्रोजन वाले हो गए, ठीक है। अब हम जो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है उसको देख ले, 1 2 3 और ये 4, तो कितने हो गए 8। पाई बॉन्ड कितने हैं 1,
8/1 8 आ गया। आगे देख लेते हैं, यहां पे 3 हाइड्रोजन है बेटा, यहां पे 3 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 5 सिग्मा हो गया और 6 ये था तो 11 हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार, 3 और 3 6, कोई हाइड्रोजन नहीं बाकी। यहां पे 1 2 3 4 5, 6 और 5 11 हो गया और कितने पाई बॉन्ड 2, तो ये हो गया 11/2। ठीक है ना। देखते हैं, यहां बेटा 1 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहां पे, 1 हाइड्रोजन यहां पे, 1 2 3, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे हाइड्रोजन है। इतने तो हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4 6 तो हाइड्रोजन हो गए बेटा। कितने हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 6 कितना हो गया 13 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और कितने पाई बॉन्ड 2 हो गया। इधर देख लें, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब पहले हाइड्रोजन को काउंट कर लें, 2 हो गया, 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड हो गए। यहां से शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 14, 25 यहां पे हो गए सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने हो गए 2, तो ये हो गया 25/2। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लिया करेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसको आप कॉपी कर लें। एक आया हुआ क्वेश्चन था बहुत पहले, उसको जरा देखें। अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन था हमारा, इथाइलिन बोलते हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 और 2 हाइड्रोजन वाले सिग्मा, 4 हाइड्रोजन की और 1 5, तो ये हो गए सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड हो गया। बोलो अब इसी में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह पे हम साइनाइड ग्रुप लगा रहे हैं, टेट्रासाइनो, ये हो जाएगा टेट्रासाइनो इथीन। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपको मालूम है साइनाइड का बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डेड है, ये लिख दिया। ऐसे बोलेंगे वो टेट्रासाइनो इथीन। यहां पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखना है, तो 2 पाई 4 पाई 5 पाई 6 और 7 पाई 8 और 9 पाई बॉन्ड हो गए। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा एंड 9 सिग्मा। तो यहां पे जो रेशियो आया 1 आया है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। तो इस टाइप से आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कर लिया करेंगे, हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अगर कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिया है तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को देख लें, उनके बीच में बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और जो हाइड्रोजन है वो सब सिग्मा बॉन्डेड है। तो वहां पे काउंट करके आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप बता सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने अभी सीखा हमसे कि स्ट्रक्चरल फार्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने सीखा कि बॉन्ड लाइन नोटेशन से हमको कंडेंस फॉर्म बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। फिर हमने सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में बातचीत करी, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यहां पे। एक छोटा सा टॉपिक था यहां पे, ये बताना था कि जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट में या जब जीओसी आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहां पे कंपाउंड दे करके। अब इस टाइम जिससे आप सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सीखे हैं, आप बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में जाने हैं, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछ लेते हैं। क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का मिलता है कि इसमें कार्बन में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है।
ठीक है।